Hello friends, today I am going to discuss about EVS, environmental science. Okay, so you have to give here all the answers of these questions. Okay, if you are new on this platform, so you have to subscribe and press the bell icon for regular test series. Okay, so let us start. तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है। तो 61 से टोटल हम लोग यहाँ पे 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में गिवन है। तो सबसे हम लोग हिंदी में करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 61 नंबर क्या है कि उस वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है बताना है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सबसे पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, दूसरा है ग्रेगोर मेंडल, तीसरा है जॉर्ज मिस्ट्रल, उसका चौथा है रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। आपको यहाँ पे बताना है कि किसने जो है सर्वप्रथम मच्छर के पेट में अंदर ताक झांक किया और यह सिद्ध किया कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। और इसके लिए इन्होंने 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो आप लोगों ने जिन्होंने 4 किया है बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा। टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि रजत ने अपने मित्र से कहा। ठीक है, रजत ने अपने मित्र से क्या कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। ठीक, मैं कभी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है कि जब ये सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे, ठीक है, तो वो किस रोग से पीड़ित हो सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है। देखिए फर्स्ट कहता है मियादी बुखार, दूसरा है अतिसार, तीसरा है हैजा और चौथा है मलेरिया। आप चाहे तो इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। ठीक है, टाइफाइड है, डायरिया है, कॉलेरा है या फिर मलेरिया है। ठीक है, तो आप लोग राइट आंसर जल्दी से कीजिए, क्या हो जाएगा। तो देखिए जब भी आपको इस तरह से सिम्टम्स दिखाई दे, मतलब कब कभी हो, बुखार हो, सिर दर्द हो और अंत में क्या हो, पसीना आए, तो इस तरह का जहां भी चक्र दिखाई दे तो ये मलेरिया का लक्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है 4। तो आप लोगों ने जिन्होंने 4 किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको जीके के तरह का लग रहा है, बट आपको जब क्लास 3 to 5 का ईवीएस रहता है इसमें सारे चीज का कॉम्बिनेशन रहता है, चाहे वो साइंस हो चाहे वो एसएसटी का सब्जेक्ट हो। ठीक है, इसलिए ईवीएस में जो है आपको कभी कभी जीके या कभी मैथ्स के भी क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए आप लोग, देखते हैं किनको किनको पता है। चलिए ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, देखिए अल बरूनी कौन था, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन था। ठीक है, तो पहला कहता है कि वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। ठीक है, दूसरा कहता है कि अफगानिस्तान का जो है वह व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। ठीक है, उसके बाद यह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में क्या है तो सहायक है। चौथा है कि यह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। अलबुर्नी जो है कौन था। चलिए, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, तो अल बिरूनी जो था यह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में क्या है तो सहायक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कहता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, तो जो जानवर रात में जागते हैं तो वो हर चीज को
कैसे देखते हैं? तो हर रंग में देख सकते हैं। दूसरा, केवल काली और सफेद ही देखते हैं। तीसरा, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। और चौथा, केवल लाल रंग में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए, जो जानवर रात में जगते हैं उन्हें जो चीजें हैं वो केवल काली और सफेद ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका क्लास 3 to 5 के ईवीएस का ही कंटेंट है। ठीक है, तो आपने अगर ये नहीं वॉच किया है तो जाके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लास 3 to 5 का ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन करके लिस्ट है, बना हुआ है प्लेलिस्ट। तो वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चंस जो है आसानी से क्लियर हो सकेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को? देखिए, इसमें कहता है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो यहाँ हाथी के झुंड के बारे में अगर आपको पता है तो यहाँ पे आपको सही स्टेटमेंट चुनना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी में कहता है कि हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। और सी में है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और डी में कहता है कि एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। अगर आप लोग हाथी के झुंड के बारे में पढ़े हैं तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह भी जो है क्लास 3 to 5 के वीएस से ही लिया गया है। तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता हूँ, इसलिए क्योंकि आपको पता चले कि क्लास 3 to 5 का वीएस कितना इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आप लोग जल्दी से बताइए कि हाथी के झुंड के बारे में यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया गया है तो कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ए और सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ दिया है, दूसरे नंबर में। तो यहाँ पे 2 हमारा राइट आंसर होता है। यानी कि हाथी के झुंड में जो है केवल हथिनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। और सी में है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही जो है झुंड की नेता होती है। कौन? तो सबसे बुजुर्ग हथिनी। इस चीज को याद रखिएगा, हो सकता है कभी इसको क्वेश्चन बना के भी दे दे। बाकी जो बी है ये आपका नहीं होगा। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और भी परिवार के सदस्य होते हैं। डी भी गलत है, एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हमारा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्लास 3 to 5 का ईवीएस जब पढ़िएगा तो आपका हर एक डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या कहता है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें कहते हैं। तो इसका आप लोग इंग्लिश वर्जन देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि बायो का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, inside the inside the petals, in the middle of the flower, we find the thin powdery structure called। तो ये क्या कहलाता है? तो आप लोग बताइए। आप लोग फूल देखे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये फूल है ना, और बीच में जो इस तरह से निकला रहता है और यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से बने रहते हैं। तो इसके अंदर जो है ये छोटा छोटा जो दाना रहता है वो क्या रहता है? ठीक है, दाना टाइप का रहता है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि इसका ये जो यहाँ पे बना रहता है इसके अंदर में जो दाना जैसा रहता है वही चीज के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, परागकोश होगा, पराग होगा, मूलांकुर होगा, या फिर वर्तिकाग्र होगा। इसको इंग्लिश में देखना चाहें तो यहाँ दिया है एंथर होगा, पॉलन होगा, रेडिकल होगा, या फिर स्टिग्मा होगा। तो आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, पॉलन। इसको पॉलन ग्रेन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलन, यानी कि पराग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी कि गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर पूछा जा रहा है कि अहमदाबाद का वहाँ पे मुख्य जो खाने की चीजें हैं वो क्या हैं, तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर कीजिए। अगर आप रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं अहमदाबाद में तो आपको क्या चीजें मिलेंगी। तो पहला कहता है ढोकला चटनी, नींबू वाले चावल। दूसरा कहता है छोले भटूरे तथा लस्सी। और तीसरा है इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। ठीक है, उसके बाद पूरी साग तथा ठंडा दूध। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए,
अगर आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी कि गुजरात जाएं तो आप रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले जो बेचेंगे खाने की चीजें, तो वो क्या बेचेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। ठीक है, तो आप लोग कभी अगर जाइएगा तो जरूर आप लोग खाइएगा ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल। ठीक है, चलिए अगर आप किसी ने आपने खाया है तो कमेंट में जरूर बताइए कि हमने खाया है। ठीक है, और जो अगर कोई अहमदाबाद से है तो वो भी बता दीजिएगा कि मैं अहमदाबाद से हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स एक बार सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो सेशन जब ख़त्म होता है तो इसे आप कम से कम एक शेयर जो है ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 68 नंबर। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो पक्षी क्यों अपना गर्दन ज़्यादा हिलाता है, इसका वजह क्या है आपको बताना है। तो फर्स्ट कहता है कि यह उड़ सकते हैं, दूसरा है कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, तीसरा दिया है पक्षियों की आंख छोटी होती है, और चौथा दिया है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। क्यों जो है पक्षी अपनी गर्दन को बहुत हिलाते हैं, इसका मुख्य वजह क्या है आपको बताना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षियों की आंखें जो है, आंखों की पुतली जो है वह घूम नहीं सकती। इसी पर एक क्वेश्चन और आता है फ्रेंड्स कि कौन सा ऐसा पक्षी जो झटके से अपनी गर्दन को घुमा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैना। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं। ठीक है, देखिए निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? ठीक है, तो क्या यहाँ पे खाना चाहिए आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में देखना चाहते तो आफ्टर डायग्नोसिस ए डॉक्टर सेज टू पेशेंट दैट देयर इज लेस हेमोग्लोबिन इन हिज ब्लड, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही ईट टू मेक अप द डिफिशियंसी ऑफ आयरन? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? चावल, चीनी, आंवला। ठीक है, आयरन की कमी के लिए क्या यहाँ पे दिया जाएगा आपको बताना है। चावल, चीनी, आंवला। ठीक है, दूसरा है हरी पत्तेदार सब्जी, गेहूं, संतरा, और तीसरा है गुड़, नींबू और मटर, और चौथा है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए। आप सभी को आना चाहिए कि आयरन की कमी अगर हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है शरीर में तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। ठीक है, बाकी 1 2 3 ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसमें नींबू जो विटामिन सी के लिए होता है, संतरा भी विटामिन सी के लिए होता है। इसमें अगर बात करें तो ये चावल जो है ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स इन सब चीज़ के लिए फेमस होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 से फ्रेंड्स हमेशा क्वेश्चन देता है, और ज़्यादातर जो सीडीपी के क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीएफ 2005 पर ही बेस्ड होते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है एनसीएफ 2005 तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए या फिर पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? तो पहला कहता है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। ठीक है, दूसरा है कि विषय की आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। ठीक है, तीसरा कहता है कि कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना। ठीक है, चौथा दिया है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए
तो देखिए अगर फर्स्ट का बात करें तो जहाँ पे विषय आधारित या विषय को फोकस किया जाता है, विषय की आधारभूत संकल्पना, तो वो सारा ऑप्शन जो है हमें देख के ही हटा देना है, ठीक है। तो विषय विषय जहाँ पे इसको फोकस मिले उसे देख के सबसे पहले ही हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आप अगर एनसीईआरटी 2005 पढ़े हैं तो उसमें ये चीज़ क्लियर लिखा हुआ है एकदम से, उसका जो मेन थीम होता है उसी में, कि कक्षा कक्ष के अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 3 नंबर ही हमारा हो जाता है। बाकी यहाँ पे स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, अगर देखिए यहाँ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ निगरानी जरूर होना चाहिए कि किस तरह का प्रयोग हो रहा है, नहीं तो फिर हो सकता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होता है, 3 नंबर होता है। तो यहाँ पे एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो है 3 नंबर की बातें जो है कही जाती है, बाकी 1, 2 और 4 जो है इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है आप सभी को? चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को एक बात बता दें दोस्त, कि जहाँ पे आपको नहीं मिले उसको जरूर फोकस कीजिएगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, हम लोगों से नहीं वाला बात जो है ध्यान से हट जाता है और हम लोग रॉन्ग आंसर करके आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में कौन सा जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप जो है नहीं है। तो कौन सा जो है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या चर्या के अनुरूप नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट में कहता है उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, ठीक है। तो अनुरूप नहीं है, आपको बताना है वो। दूसरा कहता है उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। तीसरा दिया है उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएं, ठीक है। और चौथा दिया है कि उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पे क्या कहता है आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहता है उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए, ठीक है, शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। यहाँ काम को फोकस किया जा रहा है, जहाँ एक चीज को फोकस किया जाए, ठीक है, वो हमारा रॉन्ग आंसर होता है। देखिए उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। जब पर्यावरण अध्ययन की बात है तो ये तो उचित है, ठीक है। उसके बाद है उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान उत्पन्न करने में आगे ले जाएं, ठीक है। बिल्कुल सही, नए ज्ञान को उत्पन्न करने में जहाँ पे क्रिएटिविटी आए, ठीक है, इस तरह की चीजें जहाँ पे होंगी वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चे जो क्लास में होते हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के होते हैं, इस वजह से क्या होना चाहिए, तो शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर का जो भी हो उसके अनुकूल होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता देने का वजह क्या है। तो पहला दिया है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। दूसरा दिया है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तीसरा दिया है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। और चौथा दिया है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट का बात करें तो यहाँ पे क्या कहता है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। तो आपको बताए थे विषय से रिलेटेड जहाँ भी कुछ कहेगा उसको हम लोग रॉन्ग करेंगे, ठीक है। उसके बाद है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तो अगर आप रेगुलर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे अवसर वर्ड जिस ऑप्शन में मिलता है वो हमारा पॉजिटिव माना जाता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे को यहाँ पे क्या मिलता है, अवसर मिलते हैं और बच्चों के अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी आती है, ठीक है।
और बता दें जहाँ भी आपको तकनीकी शब्दावली से रिलेटेड कुछ बात मिले तो इसको देख के ही आप हटा दीजिए, परिभाषा मिले इसे देख के हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्न, जहाँ पे अभ्यास प्रश्न का बात आए, रटकर कंठस्थ करना, अभ्यास करना, इस तरह की बातें आए तो उसे भी देख के आपको हटाना है। तो ये सारे कुछ निगेटिव पॉइंट्स होते हैं जिसे आपको याद रखना होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अगर कोई नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के जो पाठ्य पुस्तक होते हैं इनमें कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देखें यहाँ पे फिर से नहीं लिखा हुआ है, तो जो कविता और कहानी होते हैं उसको जो शामिल किया था तो कौन सा उद्देश्य नहीं होता है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा, मतलब उद्देश्य होता है, और एक ऑप्शन जो है उद्देश्य नहीं वाला होगा। तो पहले में कहता है विषय में रुचि का विकास करना, दूसरा कहता है कि नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि नित्य और एक रस का इसको इंग्लिश में आप देख लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। टू हैव चेंज इन रूटीन, है ना, जो रूटीन है उसको बदलना, एंड मोनोटोनस कंटेंट को, ठीक है, जो नीरस कंटेंट होता है उसको नित्य दिन जो है या फिर रूटीन के अनुसार जो है बदलना चाहिए, ठीक है। हर दिन एक ही चीज को पढ़ पढ़ के क्या होता है, बोरिंग लगने लगता है। तो पहला ये कहता है, दूसरा हो गया। तीसरा, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। चौथा कहता है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो कविता और कहानी को शामिल किया जाता है उसका उद्देश्य क्या नहीं होता है। तो देखिए फर्स्ट का अगर बात करें तो रुचि का विकास करना बिल्कुल सही है। दूसरा, नित्य और एकरस वस्तु में बदलाव करना, ठीक है, यह भी सही है कि हमेशा एक जैसा कंटेंट ही लेकर नहीं चलना है। उसके बाद है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। देखिए आनंद और मजा के लिए जो है पर्यावरण अध्ययन को शामिल नहीं किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे 3 नंबर ही होता है। चौथा का बात करें तो शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, तो बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे सृजनात्मक वर्ड इस तरह का कुछ आए तो वो पॉजिटिव ऑप्शन आपका माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को, ठीक है, जो पर्यावरण अध्ययन की जो एक अच्छी पाठचर्या होता है, ठीक है, इसको बच्चे के प्रति सही जीवन, ठीक है, बच्चों के प्रति क्या, तो बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही जो है होना चाहिए, ठीक है। किसके किसके प्रति, बच्चों के प्रति, जीवन के प्रति और विषय के प्रति सही होना चाहिए। तो पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकताओं की पूर्ति जो है नहीं करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो नीचे ऑप्शंस पढ़िए। देखिए क्या कहता है कि यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है, ठीक है। दूसरा है कि यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। तीसरा है कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। चौथा है यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इट प्रोमोट्स द वैल्यू ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रिजुडाइस, ठीक है। उसके बाद इट रिक्वायर्स द लर्नर टू व्यू द सब्जेक्ट एंड सोशल इंटरप्राइज। फिर थर्ड दिया है कि इट एम्फेसिस मोर ऑन प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इट उसका लास्ट दिया है कि इट एम्फेसाइजेस मोर ऑन टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। उपर्युक्त आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता, यहाँ पे आपको नहीं बताना है। तो फ्रेंड्स आपको रेगुलर अगर टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जहाँ पे बताया था आपको परिभाषा मिले उसे देख के हटा दीजिए क्योंकि वो निगेटिव होता है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है लास्ट में नहीं लिखा है, मतलब क्या है, क्वेश्चन निगेटिव है तो आपको आंसर भी कैसा फाइंड करना है, तो निगेटिव आंसर ही आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होता है 4, बाकी 1, 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स ये अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो क्योंकि ये 15th क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो इसको सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर टेस्ट यहाँ पे होता रहता है और बहुत सारी चीज़ों को आपको जानने का मौका मिलता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर
हमारे साथी क्या है, तो जानवर हमारे साथी प्रकरण, प्रकरण को कहते हैं टॉपिक। ठीक है, तो जानवर हमारे साथी टॉपिक से परिचित कराना चाहती है। तो प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो जानवर हमारे साथी टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन सा जो है यहाँ पे जो युक्ति है वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपको बताना है। ठीक है, तो पहला कहता है कि विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर आप बनवाएंगे। तीसरा कहता है जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करेंगे। चौथा दिया है कि शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के जो दिए गए चित्र हैं इनको देखने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि सर्वाधिक उपयुक्त। तो देखिए उपयुक्त सभी हैं, ठीक है, लेकिन जो सर्वाधिक है, मोस्ट यहाँ पे यूजफुल होगा वो आपको बताना है। ठीक है, कौन सा तरीका जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा आपको ये आंसर करना है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जहाँ भी आपको ऑडियो विजुअल, ठीक है, ऑडियो विजुअल चीजें मिले ऑप्शन में वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। तो ऐसा कहाँ पे मिल रहा है, 3 नंबर में। यहाँ पे क्या है, जानवरों तथा उनकी उपयोग तथा उनकी उपयोगिता पर क्या होगा, आधारित फिल्म आप दर्शा रहे हैं, तो ऑडियो और विजुअल दोनों ही चीजें उसमें, एनिमेशन वगैरह सब कुछ हो रहा है। बाकी चीजों में केवल एक ही तरीके हो रहे हैं, तो इसलिए हमारा थर्ड नंबर जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सेशन अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।